गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रांत सर आ गया हूँ एक नए क्लास को लेकर, जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्लास है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर भी पढ़ूंगा आपके सामने, और उसको देखकर आप लोग मतलब उसको देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, है ना, उसको समझ सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। आइए देखते हैं उस चैप्टर को, है ना। चैप्टर 4 से क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर का। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें, है ना। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों में प्रमुख था अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीयों को उपेक्षा है की दृष्टि से देखते थे। भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध, जैसे रेलगाड़ी, क्लब, होटलों में वो सफर या प्रवेश नहीं कर सकते थे जिसमें अंग्रेज हों। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकारी नागरिक सेवा में भारतीयों का प्रवेश काफी मुश्किल था। बहुत बार परीक्षा में सफल होने के बाद भी उन्हें या तो नियुक्ति नहीं किया जाता था या अकारण नौकरी से हटा दिया जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी ऐसा ही किया गया। न भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग मनमाहित हो गया, जिसने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये था कारण क्या का भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन कैसे विकसित हुआ। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ। राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ, तो हिंद चीन के समान भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी राज की प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगी। भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार, मध्यम वर्ग के उदय और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों, साहित्य और समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के राष्ट्रवाद की अवधारणा को उत्तेजना प्रदान की। ठीक है, हिंद चीन के समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी राज के प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगी। भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार, मध्य वर्ग के उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों, साहित्य और समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के राष्ट्रवाद की अवधारणा को उत्तेजना प्रदान की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफी बदतर हो गई। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों को बल मिला। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन पर भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफी बदतर हो गई। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। ठीक है बच्चों, है ना, ये आंसर रहा इसका। अब जो है क्वेश्चन
साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जानते हैं, अभी पढ़ा आपने। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, है ना। साइमन कमीशन पढ़े होंगे आप लोग, जॉन साइमन के द्वारा लाया गया था। तो क्या था भाई, तो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम, है ना, भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जिसको बोला था, भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद, है ना, 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है ना। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना कर दी। ठीक है, इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। ठीक है, तीव्र विरोध हुआ। ये हो गया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, मुस्लिम लीग ने कैसे प्रभावित किया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। इस कारण सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी थी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू तथा मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा असर पड़ा। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने 14 सूची मांग रखकर भारत के विभाजन में सहायता की। ठीक है, भारत में विभाजन में सहायता की। बच्चों थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, है ना, पढ़ाई होती रहेगी और पानी भी पी लिया जाए। तो ये था, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। इस कारण सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू तथा मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा असर पड़ा। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने 14 सूची मांग रखकर भारत के विभाजन में सहायता की। देखिए यही हुआ था, अंग्रेजों के पक्ष में जाने के कारण जो है भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना मुस्लिम लीग के द्वारा। स्वराज पार्टी के स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। स्वराज पार्टी के स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। असहयोग आंदोलन ये एकाएक समाप्ति से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से असहमत होकर पद त्याग करते हुए 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा किया जाए। वे अंग्रेजों द्वारा भारत में चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। उनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना। ये था, है ना, स्वराज पार्टी के स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। ठीक है बच्चों, गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो गांधी जी ने चंपारण में 3 गठिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। एक हो गया क्वेश्चन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाना था, है ना। वो हिंदू मुस्लिम एक करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर एक करेंगे तो मेरा आंदोलन पूरा बड़े पैमाने पे जन आंदोलन बन जाएगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ और इसके कारण क्या थे, है ना, इसके क्या कारण। तो चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 से बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में नीले गौरव द्वारा 3 गठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि, है ना, अपनी भूमि के
3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी और उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा और ये नील की तिनकठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी, है ना। इतना कुछ हुआ गांधी जी के कारण। गांधी जी कम नहीं थे, बहुत ही बड़े आदमी थे कहिए तो, उनके सामने अंग्रेज भी झुक जाते थे। समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ, है ना। समाजवादी दल का गठन, तो समाजवादी दल का गठन देखिए क्यों हुआ। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से भारत में समाजवादी विचारधारा का भी उदय और विकास हुआ, ठीक है। समाजवादी भी किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929-30 में सबसे अधिक बुरा प्रभाव श्रमिकों और किसानों पर ही डाला, अतः समाजवादियों ने अपना ध्यान इन पर केंद्रित किया। कांग्रेस के अंदर वामपंथी के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा भी पनपने लगी। नेहरू, सुभाष के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सरीखे नेता समाजवादी कार्यक्रम अपनाने की मांग करने लगे। इनके प्रयासों से 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन के द्वारा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था? तो रॉलेट कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति था। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया। शहरी मध्यम वर्ग की इसमें मुख्य भागीदारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों, आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया, है ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था, है ना। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था, ठीक है। 1932 के पूना समझौते का क्या परिणाम है ना। 26 सितंबर 1932, अभी कुछ देर पहले आप बताया था मैंने, 26 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में स्थान आरक्षित कर दिए गए। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजनोद्धार कार्यों में लग गए। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसका विरोध क्यों हुआ? भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य एवं वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसका विरोध हुआ। न अपील, न दलील, न वकील, यही था रॉलेट एक्ट, ठीक है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते थे और कोई वारंट इशू नहीं होता था। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? इसका क्या परिणाम हुआ? नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी इसे अन्याय मानते थे एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा या नमक यात्रा पर निकले। वह 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। यही था आपका दांडी यात्रा या नमक कानून जो है ना तोड़ने का यात्रा। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे, है ना। टिप्पणी लिखना है। 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू किया। किसानों के प्रति उदासीन रवैये का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभाओं के गठन हेतु प्रेरित किया। फलतः 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जवेर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया।
बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रखर नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है। और किसान सभा का जो है मेन जो गठन जो है, किसान सभा का गठन हुआ और लखनऊ में भी है ना एक किसान सभा का गठन वहाँ भी हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के देख रेख में लखनऊ में किसान सभा का गठन हुआ। खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देखिए खूब आ रहा है। तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्मगुरु भी था। सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमान उद्वेलित हो गए। खलीफा को पुराना गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया है ना। उसके बाद 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। ठीक है। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया। आयोग के मुंबई पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडों एवं प्रदर्शनों से किया गया एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए जिसका जवाब अंग्रेजी सरकार ने लाठी से दिया है ना, लाठी से दिया। यह था एक संक्षिप्त टिप्पणी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, प्रमुख कारण क्या थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार कर नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव, गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन का इनकार और पूर्ण स्वराज की मांग, ये 5 जो है कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के होने के है ना। साइमन कमीशन का बहिष्कार, 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव, गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन का इनकार और पूर्ण स्वराज की मांग, ये 5 कारण थे। अब है 19 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता जिसे कहते हैं, क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन, उसमें वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, गांधी जी के बीच समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को सहमत हो गए। ठीक है। तो गांधी जी के समझौता हुआ क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए, रोकने है ना, समाप्त करने के लिए। इरविन बोले कि आप ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है समाप्त कर दीजिए, आप जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाइए, वहां अपनी बात को रखिए है ना, इससे आपको फायदा होगा, भारत के लिए काफी अच्छा होगा। और गांधी जी जो है मान गए और फिर वो इंग्लैंड जाने के लिए राजी हो गए। असहयोग आंदोलन में चौड़ी चौड़ा घटना का क्या महत्व है ना, असहयोग आंदोलन में चौड़ी चौड़ा की घटना का क्या महत्व है, तो सुनिए देखिए। असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। भोजन के बढ़ते दामों को चैलेंज करने के लिए छात्रों ने असहयोग आंदोलन को अपनाया। प्रदर्शन कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा और कई नेताओं को अरेस्ट कर उन्हें चौड़ी चौड़ा जेल में डाल दिया गया। जब प्रदर्शनकारियों ने मार्केट लेन चौड़ा की तरफ अपना रुख मोड़ लिया तब उन पर असहयोग आंदोलन कर रहे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कई पुलिस स्टेशनों को आग के हवाले कर पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी काफी दुखित हुए और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर दिया। यह घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर हुआ था। यही था कारण, यही चौड़ी चौड़ी घटना का महत्व है ना, बहुत बड़ा महत्व है। इसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन जो है अपने आप समाप्त हो गया, गांधी जी इसको वापस ले लिए।
तो यही रहा क्वेश्चन आपका। उसके बाद होमवर्क, होमवर्क यही है कि रिवीजन, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, आपको फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं तक। और आपने जो भी पढ़ा, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे, मुझे आशा है। और ये वीडियो जो है, अगर आप इस समय तक देख रहे हैं तो मुझे बहुत ही खुशी है कि आप इस समय तक देख रहे हैं, आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ना भी लगे तो आप कमेंट कीजिए क्या कमी रह गई और क्या अच्छा कर सकता हूं मैं, है ना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों के पास भी पहुंचे और उसे बच्चे देखकर जो है अपने ज्ञान को अर्जित कर सकें, है ना। आपके एग्जाम में ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। फोर्थ जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मतलब एग्जाम के व्यू से, है ना। इसलिए इसका बहुत ही महत्व है इस चैप्टर का। इसलिए ये सब्जेक्टिव भी हो गया, ऑब्जेक्टिव भी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। दोनों चैप्टर, दोनों चीज़ हो गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और इस तरह से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब अगले दिन से, कल से या परसों से जो है, मैं 5वां चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो वो चैप्टर भी आप लोग पढ़िएगा, है ना। और मुझे खुशी है कि आप चैप्टर को भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।